हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म के बनने का प्रोसेस। किस तरीके से स्पर्म बनता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से जाना था। आज हम जानेंगे कि स्पर्म जो बनकर तैयार हुआ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर? तो जो स्पर्म बनकर तैयार हुआ था लास्ट क्लास में, यानी कि ह्यूमन स्पर्म, उस स्पर्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? हेड। सेकेंड पार्ट क्या है? नेक। थर्ड पार्ट क्या है? मिडिल पीस। और फोर्थ पार्ट क्या है? टेल, है ना। तो टोटल स्पर्म को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब चारों पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम हेड को देखते हैं। क्लियर? तो हेड वाले रीजन में अगर आप इसका शेप देखोगे तो ये स्पून के जैसा है। किस तरीके का है? स्पून लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पून के जैसा है। और इसका जो एंटेरियर सबसे अगला हिस्सा है वो कैसा है? वो कैप लाइक है, टोपी के जैसा है। अब देखिए यहां पर हेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस। हेड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस। तो यहां पर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब आप समझते हैं, इसको एन से इंडिकेट कर सकते हैं। तो हैप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ है, आधा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए, तो न्यूक्लियस इसमें हो गया हैप्लॉइड। अब इस न्यूक्लियस में आरएनए नहीं होगा, अब्सेंट होगा। क्लियर? न्यूक्लियस में आरएनए नहीं होगा। और क्या नहीं होगा इसमें? तो इसमें एसिडिक प्रोटीन ये भी एब्सेंट होगा। और इसमें प्रेजेंट क्या होगा? डीएनए होगा, ये प्रेजेंट होगा। और क्या होगा इसमें? बेसिक प्रोटीन होगा। ठीक है। तो न्यूक्लियस किस तरीके का है आपने देखा, ये हैप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। आरएनए इसमें एब्सेंट है, एसिडिक प्रोटीन इसमें एब्सेंट है, इसमें क्या है? डीएनए है और बेसिक प्रोटीन है। तो ये देखा आपने न्यूक्लियस। अब देखिए ये न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक ऊपर, एंटेरियर न्यूक्लियस के ठीक ऊपर की तरफ या ठीक आगे की तरफ, सॉरी ऊपर नहीं कहेंगे, ठीक आगे की तरफ, यानी कि न्यूक्लियस का जो एंटेरियर पार्ट है, अगला हिस्सा है, वो अगले हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? एक्रोसोम। क्या कह रहे हैं उसको? एक्रोसोम। एक्रोसोम। न्यूक्लियस का अगला हिस्सा क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या है? इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है ना। और वो क्या है? स्पर्म लाइसिस। क्लियर? एक्रोसोम में क्या भरा हुआ है? स्पर्म लाइसिस। अब स्पर्म लाइसिस का काम क्या है? आपको पता है कि स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में जाएगा, तो ओवम का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि उसके चारों तरफ भी बहुत सारे लेयर होते हैं। तो सबसे पहले उस लेयर को डिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिजॉल्व नहीं होगा तब तक स्पर्म इंटर नहीं कर पाएगा ओवम के अंदर। तो ओवम के चारों तरफ का जो लेयर है उसको डिजॉल्व करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वह स्पर्म लाइसिस, और वो किस में है? एक्रोसोम में। ठीक है। तो न्यूक्लियर हेड का दो चीजें आपने देखा, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। न्यूक्लियस और एक्रोसोम। न्यूक्लियस में क्या है, एक्रोसोम में क्या है, ये देख लिया। अब देखिए ये पूरा न्यूक्लियस का जो पोर्शन है वो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूरा ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? ये पूरा आउटर मोस्ट कवरिंग सबको हम क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि स्पर्म को हम स्पर्म सेल भी कह सकते हैं, है ना। तो सेल है तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और एनिमल सेल है तो डेफिनेटली सेल वॉल होगा नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। अब देखिए ये जो हेड पर्सन में आप एंटेरियर पार्ट यानी कि न्यूक्लियस देख रहे हो और एक्रोसोम देख रहे हो, है ना। तो न्यूक्लियस का हाफ पोर्शन, न्यूक्लियस का हाफ पोर्शन और एक्रोसोम, ये दोनों एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है।
समझिएगा ध्यान से, न्यूक्लियस का अगला पोर्शन और एक्रोसोम ये दोनों एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होगा। इस मेम्ब्रेन को गेलिया कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? गेलिया। और गेलिया के साथ बहुत सारे एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे एंजाइम गेलिया के साथ। क्लियर? अब देखिए, न्यूक्लियस का जो हाफ पोर्शन रेस्ट, जो बचा हुआ पोर्शन है, हाफ एंटीरियर पोर्शन प्रोटेक्टेड है या कवर्ड है किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं? गेलिया। और रेस्ट जो हाफ पोर्शन है वहां पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो कि मिडिल पीस तक आता है। मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के हाफ पोर्शन से जो मेम्ब्रेन अराइज हो रहा है, वो मेम्ब्रेन कहां तक आ रहा है? मिडिल पीस तक आ रहा है, कंप्लीट मिडिल पीस को भी वो कवर कर रहा है। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? मैनचेट, है ना। ये मैनचेट का काम क्या है? तो स्टार्टिंग में जब न्यूक्लियस बन रहा होता है तो उसको एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, ये मैनचेट का काम है। तो दो लेयर आपने देखा, क्या देखा? एक गेलिया और दूसरा मैनचेट। गेलिया कहाँ है आपको पता है? न्यूक्लियस के एंटीरियर हाफ पोर्शन को कवर कर रहा है और एक्रोसोम को कवर कर रहा है। और मैनचेट किसको कवर कर रहा है? न्यूक्लियस का रेस्ट हाफ यानी कि पोस्टेरियर हाफ पोर्शन को और मिडिल पार्ट को कवर कर रहा है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो क्या है? नेक। तो हेड के बाद जो है एक नैरो पार्ट बनता है, पतला स्ट्रक्चर और काफी छोटा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? नेक। तो नेक में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और दोनों जो पार्ट है दोनों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। दोनों को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। तो एक जो सेंट्रियोल है वो न्यूक्लियस का डिप्रेशन, इसका एंटीरियर पार्ट इस तरीके से, न्यूक्लियस पार्ट पोस्टेरियर पार्ट जो है वो थोड़ा डिप्रेस्ड है, दबा हुआ है। तो इस डिप्रेस्ड पार्ट में क्या है? सेंट्रियोल, और उसको क्या कह रहे हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या कह रहे हैं उसे? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा उसके बाद और आगे की तरफ क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? देखिए, जब स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है? आपको पता है, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो जाइगोट में स्टार्ट होता है, उस माइटोटिक डिवीजन के समय क्या करता है? सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है? ये क्या बनाता है? सेंट्रियोल नहीं है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। कब? जब फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होता है ना। तो फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनने के लिए ये इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। उसी में ये पार्टिसिपेंट्स होता है। कौन? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर हो रहा है? दूसरा क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि किधर है? मिडिल पीस की तरफ है। तो डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बहुत सारे, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? एक्सियल फिलामेंट। तो ये नेक के पोस्टेरियर रीजन से स्टार्ट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये पूरा टेल तक फैला होता है। बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसका काम क्या है? इसका एक्सियल फिलामेंट का, यह स्पर्म सेल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसको लचीला बनाने का काम करता है। तो ये इसका फंक्शन है। क्लियर? अब देखिए, यहां तक देख लिया आप सबने। अब देखिए इसके बाद क्या है कि एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ आप स्पाइरल फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर देख रहे हैं। किस फॉर्म में? स्पाइरल। इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में ये लिपटा हुआ है। तो ये स्पाइरल फॉर्म में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? यह है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम पता है आपको? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया के शेप के जैसा इसका है नहीं। इसका शेप जो है वो स्पाइरल फॉर्म में है, इसलिए इसको नेवन कण भी कहते हैं। नेवन कण
टर्म हम स्पेशल इसी के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका शेप कैसा है, स्पाइरल फॉर्म में है। बाकी सेल में आप इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखेंगे, उसे आप ओवल देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल देख सकते हैं, इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ स्पाइरल फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या करें, नेवन कण करें। अब देखिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी का क्या होगा एक्चुअली, ठीक है, तो उस एनर्जी के हेल्प से टेल जो रीजन है, इस टेल में मूवमेंट होगा। तो टेल में मूवमेंट के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस मूवमेंट से स्पर्म जो है वो मोटाइल बनता है, यानी कि वो गति कर सकता है, वो लोकेशन चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसके लोकोमोशन के लिए, इसको मूवमेंट मोटाइल बनने के लिए स्पर्म को ये जरूरी है कि उसका टेल मूवमेंट करे, और टेल के मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी मिल रहा है वो एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप इसका शेप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपने स्पर्म में देखा कि टोटल स्पर्म सेल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड रीजन में क्या है आपने देखा, न्यूक्लियस है और एक्रोसोम है। अब देखिए इस न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूक्लियस में बेसिक प्रोटीन है और डीएनए, इसमें आरएनए और एसिडिक प्रोटीन एब्सेंट है। क्लियर। अब देखिए इसका जो अगला हिस्सा है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट में एक्रोसोम भी है। तो न्यूक्लियस का हाफ एंटीरियर पार्ट और एक्रोसोम को एक मेम्ब्रेन कवर्ड कर रहा है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, गेलिया, जिसके साथ बहुत सारे एंजाइम्स एसोसिएटेड हैं। एक्रोसोम के अंदर क्या है, स्पर्म लाइसिस भरा हुआ है, जो फर्टिलाइजेशन के समय ओवम के आउटर कवरिंग को डिसॉल्व करेगा, बाहर के कवरिंग को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद न्यूक्लियस का पोस्टेरियर हाफ हिस्सा जो है, जहां से गेलिया स्टार्ट हुआ था, वहां से पोस्टेरियर इनकी तरफ जो है वो भी एक मेम्ब्रेन अराइज होता है, और उस मेम्ब्रेन को मैनसेट कहते हैं, जो मिडिल पीस तक फैला हुआ होता है। इसके बाद हमने देखा नेक रीजन, तो नेक रीजन में हमें क्या मिला, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ है, तो न्यूक्लियस का पोस्टेरियर इन डिप्रेस्ड है, उस डिप्रेशन में ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, और उसका काम क्या है, उसका काम है फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम वो करता है। इसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल का काम है, तो उससे अराइज होता है इलोंगेटेड थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट, जिसका अरेंजमेंट 9+2 है। और इसका काम क्या है, तो ये स्पर्म सेल को फ्लेक्सिबल बना रहा है, इसको लचीला बना रहा है। अब एक्सियल फिलामेंट की चारों तरफ मिडिल पीस में क्या देख रहे हैं हम, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको नेवन कण भी कह रहे हैं। ये टेल के मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब ध्यान दीजिए, स्पर्म में बहुत कम क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इसमें रिड्यूस्ड हो जाता है, और वो लेस क्वांटिटी में जो साइटोप्लाज्म है वो किस रीजन में होंगे, ओनली टेल रीजन में। क्लियर। तो टेल रीजन में क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और क्या होगा ये, इन वेरी फ्यू क्वांटिटी, इसकी मात्रा जो है वो काफी कम होगी, है ना। तो इस तरीके से देख लिया। अब देखिए जो स्पर्म बन के तैयार होता है वो किस तरीके का होता है, इसको समझना है। जैसे स्पर्म बना किससे था, आपको पता है, स्पर्मेटिड से। किससे बना था, स्पर्मेटिड से। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखिएगा बताया गया है स्पर्मेटिड्स क्या होता है। स्पर्मेटिड्स बना था किससे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। क्लियर। तो मान लीजिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्या है ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ था, तो ऐसा होने से क्या बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसा ही हुआ था। और इसमें मियोसिस सेकंड होने से क्या बना था, स्पर्मेटिड्स, ऐसा ही बना था। क्या बना था, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं जी, हैप्लॉइड होते हैं, और यही डेवलप होते हैं किस फॉर्म में, स्पर्म के फॉर्म में। ऐसा ही होता है, ये डेवलप होते हैं किस फॉर्म में, स्पर्म के फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, जब ये स्पर्म के फॉर्म में होते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ये कैसा था, 2n, यानी कि डिप्लॉयड था। और मेल के केसेस में जो डिप्लॉयड सेल होते हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम होते हैं जो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं,
जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ मेल और फीमेल का कैरेक्टर क्या होता है, सिमिलर, लेकिन वन पेयर क्रोमोजोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, जिसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो यहाँ पर मेल के केसेस में सेक्स क्रोमोजोम क्या होगा, एक्स और वाई, ये डिप्लॉयड है तो दोनों होगा, क्लियर। अब जब ये हैप्लॉयड हो गया तो एक में क्या जाएगा, एक्स, और दूसरे में क्या आएगा, वाई आएगा, ऐसा ही होगा। जब ये रिडक्शनल डिवीजन होगा, हाफ हाफ बंटवारा होगा, तो एक में क्या जाएगा, एक्स, और दूसरे में क्या जाएगा, वाई। अब इसके बाद इक्वेशनल है, यानी कि बराबर है, तो इसमें भी आएगा एक्स और इसमें भी आएगा एक्स, और यहाँ आएगा वाई और यहाँ आएगा वाई, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर जब ये स्पर्म के फॉर्म में डेवलप होगा तो 50% जो स्पर्म बनेगा, क्लियर, वो 50% स्पर्म में क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम अलॉन्ग विथ ऑटोजोम, ऑटोजोम तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा क्या होगा, इसमें एक्स क्रोमोजोम होगा। तो एक्स क्रोमोजोम के साथ इसमें क्या है, ऑटोजोम है। तो हम ये देखेंगे कि 50% स्पर्म जो है वो सेक्स क्रोमोजोम के रूप में क्या कंटेन कर रहा है, एक्स क्रोमोजोम, और रेस्ट 50% जो स्पर्म है उसमें सेक्स क्रोमोजोम के रूप में क्या है, वाई क्रोमोजोम, ऐसा ही है। तो जिस स्पर्म में सेक्स क्रोमोजोम के रूप में क्या है, एक्स क्रोमोजोम है, वैसे स्पर्म को क्या कहेंगे, और जिसमें वाई क्रोमोजोम है वैसे स्पर्म को क्या कहेंगे। तो एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग जो स्पर्म होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही है, अलॉन्ग विथ ऑटोजोम, इसमें 22 ऑटोजोम्स भी है। तो एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म जो होगा उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंड्रोस्पर्म, ठीक है। एंड्रोस्पर्म्स का मतलब समझ में आ रहा है, सॉरी, इसको कहेंगे गाइनोस्पर्म्स, गाइनोस्पर्म्स। और जिसमें वाई क्रोमोजोम होगा जिस स्पर्म में, उसको क्या कहेंगे, एंड्रोस्पर्म्स। तो मेल के द्वारा जो स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें 50% स्पर्म कैसे होते हैं, गाइनोस्पर्म्स, और 50% स्पर्म्स क्या होते हैं, एंड्रोस्पर्म। गाइनोस्पर्म्स का मतलब समझ में आ गया, जिसमें एक्स क्रोमोजोम होगा अलॉन्ग विथ ऑटोजोम, और एंड्रोस्पर्म में क्या होगा, वाई क्रोमोजोम होगा अलॉन्ग विथ ऑटोजोम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा और स्पर्म किस टाइप का बन सकता है ये देखा। अब देखिए, अगर ये एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है, तो आपको पता है कि जितने भी ओवम बनते हैं सब में एक्स क्रोमोजोम होता है, इसमें वाई तो होता नहीं है फीमेल के अंदर। तो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोजोम है, अगर ये ओवम के साथ फर्टिलाइज हुआ तब जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में क्या आएगा, एक्स एंड एक्स, और ऐसा होने से डेवलपमेंट फीमेल बेबी का होगा। और अगर वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है, तब इससे जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या आएगा, एक्स और वाई, और ये किस फॉर्म में डेवलप होगा, मेल के फॉर्म में। तो मेल या फीमेल का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड हो रहा है। तो ये आपने देखा ह्यूमन स्पर्म के बारे में। इसके बाद के लेक्चर में हम जानेंगे oogenesis मींस ओवम का फॉर्मेशन फीमेल के बॉडी में किस तरीके से होता है।